नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए, ताकि वो स्टूडेंट को एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा सके। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, इसमें जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसमें अध्याय 1 जो कि एक कविता के रूप में दिया गया है। कविता का नाम है मातृभूमि। उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे हम। और प्रश्न उत्तर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने मातृभूमि की जो कविता है उसका सरलार्थ मतलब उसकी व्याख्या नहीं पढ़ी है अच्छी तरीके से, मतलब उसका मतलब अर्थ नहीं जाना है, तो आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहां पे आपको मैंने कविता पढ़ाई हुई है। हिंदी विषय के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी लेसन समझाए हुए मिलेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे जल्दी ही। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप कविता को जरूर ध्यान से उसका अर्थ समझे, ताकि क्वेश्चन आंसर समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा आप अपनी कक्षा के अन्य सब्जेक्ट भी लाइन बाय लाइन समझ सकते हैं और उनके क्वेश्चन आंसर के लिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, आपसे सबसे पहले आपको दिए हुए हैं एमसीक्यूज। आपके दो एमसीक्यूज हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन। तो मेरा ये मानना है, यदि आप एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, एमसीक्यूज में दो चीजें होनी चाहिए। या तो आप ऑप्शन कर रहे हो, चारों ऑप्शनों के मतलब आपको पता होना चाहिए, या फिर आपको जो सही उत्तर है सिर्फ वही पढ़ना है। बाकी तीन ऑप्शन आपको ये भी नहीं होना चाहिए कि इसमें तीन ऑप्शन क्या दिए गए हैं। आपको आगे बात समझ में, ताकि आपको सिर्फ वही एक शब्द याद रखना है, आपने दिमाग में बाकी ऑप्शनों की भीड़ नहीं करनी है। तो चलिए, पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? हिंद महासागर के लिए जब अगर आपने कविता पढ़ के आए हैं ना, तो मैं मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हिंद महासागर के लिए सिंध या सिंधु शब्द का प्रयोग हुआ है। भी कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? सिंधु शब्द का प्रयोग हुआ है। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, प्रश्न भी बोलना है आपको कि हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो आप कहेंगे सिंधु शब्द। एक बार खुद से बोल दीजिए सिंधु शब्द, ताकि आपको ये याद हो जाए। फिर है मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से, ठीक है, आगे आपको चार ऑप्शन दिए गए थे और जो आपको बताया गया है कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। तो मातृभूमि जो आपकी कविता है उसमें किसका वर्णन किया गया है, मतलब आपसे पूछा गया है ये आपकी भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता है ना, तो उसका वर्णन किया गया है। तो बाकी जो इसमें ऑप्शन थे ना, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसमें जो आपको सभी ऑप्शन इसमें सही लगेंगे, ठीक है, लेकिन जो मेन फोकस है ना, जो मेन जो वर्णन है वो भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, मतलब भारत के झरनों का, पहाड़ों का, नदियों का, मतलब ज्यादा फोकस उसका किसका है? भारत की प्राकृतिक सुंदरता की ओर किया गया, इसलिए हमने ये ऑप्शन चुना है। फिर आपसे यही पूछा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपके ऑप्शन वाले स्क्रीनशॉट लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, अब आपसे पूछा आपने ये उत्तर क्यों चुने, इसका आपको लिखना पड़ेगा। हमने सिंधु शब्द इसलिए चुना, जो सिंधु ऑप्शन है पहले वाले क्वेश्चन का, ये इसलिए चुना क्योंकि कविता में समुद्र के लिए यही शब्द इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि इसने पूछा है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। हिंद महासागर क्या है? हिंद महासागर भी, हिंद महासागर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? अब आपको पता है ये हिंद महासागर क्या है? समुद्र है। क्या है? समुद्र है। और समुद्र के लिए क्या प्रयोग हुआ है? सिंधु शब्द प्रयोग हुआ है। तो आपको आगे बात समझ में कि कविता इसलिए चुना है क्योंकि कविता में समुद्र के लिए यही शब्द इस्तेमाल हुआ है और हिंद महासागर एक समुद्र है। ये लाइन आप ऐड कर सकते हैं आगे अगर करना चाहो तो, वरना इतना आपके लिए काफी है। कौन सी लाइन ऐड करोगे? यहाँ, और हिंद महासागर एक क्या है? समुद्र है। ये बात समझ में आ गई ना कि सिंधु शब्द किसके लिए हुआ? समुद्र के लिए। और समुद्र क्या है आपका? हिंद महासागर एक समुद्र ही तो है, इसलिए हिंद महासागर का नाम देके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब दूसरा हमने चुना था कि हमने प्राकृतिक सुंदरता इसलिए चुना है भी, ठीक है। आपने दूसरे जो क्वेश्चन था उसका आंसर चुना है ना कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है, तो आपने वो ऑप्शन क्यों चुना? देखो, कविता में पहाड़, नदियां, झरने, पेड़ पौधे का वर्णन है, इनका भी वर्णन आपने पढ़ा, कोई अभी पढ़ के आए आप जस्ट। यह भारत की सुंदर प्रकृति को दिखाती है।
महापुरुषों का भी जिक्र है लेकिन मुख्य ध्यान प्रकृति पर है। ये लाइन आपकी मेन है कि इसमें महापुरुषों का भी जिक्र है, जैसे श्री राम का जिक्र है, आपका श्री कृष्ण का जिक्र है, महात्मा बुद्ध का जिक्र है, लेकिन जो मुख्य ध्यान है ना वो किस पे है, प्रकृति पर है भी, कि भारत की जो प्रकृति ना, नदियां हैं, आपके झरने हैं, बाग हैं, ठीक है, आपका हिमालय पर्वत है, पहाड़ है, झरने, इसके प्रकार क्या है कि मुख्य ध्यान इसका प्रकृति पर है। चीजें क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना है इसका, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी। आगे बढ़ जाए एक बार अगर आप कहें तो। जब हम इसके एक बार रिवाइज करेंगे ना, तब आपको पूरी चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले कोयल कहाँ रहती है भी, कोई पढ़ के आए वो बच्चे तो आसानी से जवाब दे देंगे कि जो आपकी कोयल है वो आम के बागों में रहती है। कोयल कहाँ रहती है, आम के बागों में रहती है। एक बार साथ साथ बोल दीजिए, कोयल कहाँ रहती है, आम के बागों में रहती है। तन मन कौन संवारती है भी, मल्ल पवन तन मन संवारती है। मल्ल पवन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ भी। भारत में क्या है कि जहां यहाँ पे मल्ल पर्वत है भी, इसके आसपास क्या है, चंदन के आपके क्या है, बाग है भी, ठीक है। जब हवा इनमें से गुजरती है ना, दक्षिण की तरफ से आने वाली हवा इन चंदन के बागों से गुजरती है, तो उसमें सुगंध हो जाती है, खुशबू हो जाती है भी, ठीक है। तो वो क्या करती है, तन मन को संवारती है। या तो इसको लिख दीजिए कि मल्ल पवन लिख दीजिए, या फिर आप सुगंधित हवा भी लिख सकते हैं भी। सुगंधित पवन मतलब जिसमें सुगंधित पवन है, या लिख सकते हैं मल्ल पर्वत से आने वाली जो हवा है वो तन मन संवारती। आपकी मर्जी, तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। ये भी आपका बिल्कुल सही रहेगा, मल्ल पवन तन मन संवारती है। मैंने आपको प्रॉमिस किया कि हर क्वेश्चन हर प्रकार से आपको आंसर करवाऊंगा, ताकि किसी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट न रहे, और आप भी बच्चों को या किसी और को अच्छी तरह से इनको आंसर समझा सके। चीजें क्लियर दोनों क्वेश्चन। कोयल कहाँ रहती है, आम के बागों में कोयल रहती है। तन मन को कौन संवारती है, मल्ल पवन, या फिर आप सुगंधित हवा बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं मल्ल पर्वत से आने वाली हवा तन मन को संवारती है। झरने कहाँ से झरते हैं भी, झरने आपको बताया जब पानी ऊंचाई से गिरता है ना तो उसको हम झरना बोलते हैं पहाड़ों में। तो झरने आपके पहाड़ियों से या फिर पहाड़ों से झरते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं निकलते हैं। चीज क्लियर आपकी? झरने कहाँ से निकलते हैं, झरने पहाड़ियों से निकलते हैं, पहाड़ों से निकलते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, श्री कृष्ण ने पवित्र गीता सुनाई थी भी, या फिर गीता का ज्ञान आप लिख सकते हैं कि गीता का ज्ञान सुनाया था। गीता का ज्ञान आपको क्या बताया था कि जब आपके महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो जब अर्जुन थे एक साइड और एक साइड थी कौरवों की सेना, मतलब दुर्योधन वाली सेना थी। अर्जुन ने देखा ये जो कौरव है या फिर उसके गुरु है द्रोणाचार्य, इस साइड भीष्म पितामह थे उसके दादा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे सारे अपने हैं भी, ठीक है, तो इनको मैं कैसे मार दूं भी। तो जो श्री कृष्ण है ना, तो उन्होंने इनको जो सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने कहा तुम धर्म की तरफ से लड़ रहे हो और धर्म में अपना पराया नहीं होता। जो जो सवाल पूछे थे भी अर्जुन ने कि अब ऐसे क्या होगा, ऐसे क्या होगा, उन सब का जवाब श्री कृष्ण ने दिया था, और उसी को कहा गया था गीता का ज्ञान। और गीता का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन ने युद्ध किया था भी। आपको आगे बात समझ में? तो श्री कृष्ण ने पवित्र क्या सुनाया था, गीता का ज्ञान सुनाया था भी। गौतम ने किसका यश बढ़ाया भी, गौतम ने मातृभूमि मतलब भारत का यश बढ़ाया है भी, ठीक है, भारत का यश बढ़ाया। अगर थोड़ा सा आप बढ़ा करके लिखो तो गौतम ने मतलब गौतम बुद्ध ने आपका अहिंसा का मार्ग दिखाकर, किसका, अहिंसा का मार्ग दिखाकर आपका भारत का यश बढ़ाया। लेकिन आपसे सीधा पूछा किसका यश बढ़ाया है, भारत भूमि का, भारत देश का यश बढ़ाया है। यश मतलब उसका सम्मान बढ़ाया है। चीजें क्लियर? कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं भी। अगर यहाँ पे ये होता ना कि गौतम ने किस प्रकार यश बढ़ाया है भी, तो किस प्रकार में लिखते कि ज्ञान का उपदेश देकर भी, ठीक है, अहिंसा का मार्ग बताकर भारत का यश बढ़ाया। लेकिन इसने पूछा किसका यश बढ़ाया, तो किसका का जवाब क्या होगा, भारत देश का यश बढ़ाया। इनके आप एक एक शब्द में भी आंसर लिख सकते हैं। जैसे गौतम ने किसका यश बढ़ाया, भारत देश का। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, गीता का उपदेश, गीता का ज्ञान। झरने कहाँ से बहते हैं, पहाड़ियों से भी। तन मन कौन संवारती है, मल्ल पवन। कोयल कहाँ रहती है, अमराइयों में या आम के बागों में। एक शब्द में भी आप आंसर इनका लिख सकते हैं। अभी
अब एक आपको पैराग्राफ दिया हुआ है नदियों के बारे में, ठीक है, उसमें पूछा है कहाँ कहाँ छटा छहर रही है भी, ठीक है, तो इसने कहा हर जगह भी प्रकृति की सुंदर छटा छह रही है, नदियां सुंदर दृश्य बनाए, नदियों के बारे में पूछा है कि नदियां कहाँ कहाँ छटा छह रही है नदियों की, तो इसने कहा कि हर जगह भी, हर जगह प्रकृति की सुंदर छटा छह रही है, छटा मतलब नजारा भी, ठीक है, हर प्रकार से क्या है, हर जगह सुंदर नजारा है। किसका पानी लहर रहा है, नदियों का पानी लहर रहा है, ठीक है, नदियों का पानी लहर रहा है, किसका पानी लहर रहा है, नदियों का भी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, ऊपर वाले में से 1 नंबर का कोई आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयल क्यों पुकार रही होगी भी, ठीक है, इसने कहा कि अमरैया घनी है भी, क्या है, अमरैया घनी है, मतलब आमों के बाग क्या है, बहुत ज्यादा है भी। अब देखो इस प्रकार से कि आमों के बाग है भी, ये मान लेते बहुत सारे पेड़ है आमों के, यहाँ पे एक कोयल बैठी हुई है भी, क्या है कि यहाँ पे एक कोयल बैठी हुई है, चलो ये आपकी कोयल बैठी हुई यहाँ पे भी, ठीक है। अब ये कहता है कि ये पुकार रही है, मतलब बोल रही है भी, ये क्यों बोल रही है भी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अब ये बोल रही है तो ये क्यों बोल रही है, मतलब किसको पुकार रही है भी, और किस प्रकार से पुकार रही, मतलब उसकी आवाज कैसी है भी, ठीक है, वो सब प्रश्नों के उत्तर आप देखिए भाई ध्यान से। प्रश्न समझ में आ गया, क्यों पुकार रही है, किसे पुकार रही है, और किस प्रकार से भी, ठीक है, तो देखिए तीनों के आंसर देखिए भी। कोयल खुशी से आनंद के कारण पुकार रही होगी भी, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन है कि क्यों पुकार रही है, क्योंकि मतलब क्यों बोल रही है, क्योंकि उसको जो मौसम जो आपका ये है ना आम की बाग, ये बहुत ज्यादा पसंद आ गए हैं, और वो क्या है खुशी से बोल रही है, खुशी से गा रही है। तो पहला आपको समझ में आ गया, कोयल क्यों पुकार रही है, कोयल खुशी से पुकार रही है, खुशी से बोल रही है, आप बोल सकते खुशी से गा रही है। किसे पुकार रही है, अब खुशी से वो अपने दुश्मनों को तो बुलाएगी नहीं, ठीक है, वो अपने मित्रों को, मतलब अन्य पक्षियों को वो पुकार रही है, ठीक है, और कैसे पुकार रही है, वो मधुर गाकर वो बुला रही है, मधुर स्वर से भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप आंसर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोयल खुशी से और आनंद के कारण पुकार रही है क्योंकि आम के बागों में उसे बहुत ज्यादा मजा आ गया, ठीक है, आमों के पेड़ देखकर, पके हुए आम देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुई, तो यहाँ लिखा कि कोयल खुशी और आनंद के कारण पुकार रही होगी, वह अपने साथियों या प्रकृति को मधुर और मीठी आवाज में, ये पूछा ना किस प्रकार से भी, तो वो मधुर और मीठी आवाज में पुकार रही होगी। किसे पुकार रही होगी, साथियों को या प्रकृति को, प्रकृति मतलब कि अन्य जो जीव जंतु हैं आपके उनको भी, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं कोयल खुशी और आनंद के कारण अपने साथियों को मधुर और मीठी आवाज में पुकार रही होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको और शॉर्ट करना, तो कोयल खुशी से आनंद के कारण, ठीक है, अपने साथियों को मधुर और मीठी आवाज में पुकार रही होगी, ये बस मैंने जिसने अंडरलाइन किया ना वो आपको लिखना है, एक ही लाइन में आपका आंसर हो जाएगा तीनों क्वेश्चनों का, अलग अलग लिखना है तो आप कंप्लीट लिख लीजिए। आपको आगे बात समझ में, क्यों पुकार रही है, वे आनंद और खुशी के कारण अपने साथियों को मधुर आवाज में पुकार रही है। हो गया यार, एक बार साथ साथ बोलना मेरा कि कोयल खुशी से, ठीक है, खुशी के कारण अपने साथियों को मधुर आवाज में पुकार रही है। क्लियर बात, आगे बढ़ जाएं, आ जाइए। बहती मल्ल पवन तन मन सवारती है, आपकी ये लाइन है, इसने कहा कि पवन किसका तन मन सवारती है और वह यह कैसे करती है। अब आपको पता है कि जो मल्ल पवन है ना, मल्ल पवन मैंने आपको बता दिया था, एक बार कलर चेंज कर देता हूं इसका, कि जो आपकी मल्ल पवन है वो सभी लोगों और जीव जंतुओं का तन मन सवारती है। चीजें क्लियर आपकी, कि वो सभी लोगों का और जीव जंतुओं का तन मन सवारती है। ये लाइन समझ में आ गई आपको, कि जो बहती पवन आ रही है वो किसका तन मन सवारती है। अब देखिए तन और मन किसका होगा, तन मतलब शरीर जीव जंतुओं का ही होगा और किसी का तो होगा नहीं, तो ये बोल सकते हैं आप कि मल्ल पवन सभी लोगों का तन मन सवारती है, वह अपनी ठंडी सुगंधित और शुद्ध आवाज से भी सभी को ताजगी और आनंद देती है भी, ठीक है। तो जब वो हवा लगती है ना,
जो आपकी उसमें क्या जो पवन है वो क्या है, एक ठंडी हवा है आपकी, ठीक है, सुगंधित हवा, उसमें खुशबू आ रही है और वो बिल्कुल ताजी हवा है, तो वो क्या करती है, सभी के तन मन को ताजा कर देती है, ताजगी से भर देती है, या फिर बोल सकते हैं वह अपनी सुगंधित और सुखद हवा से सभी के मन को ताजगी और आनंद से भर देती है। ठीक है, आपने देखा हो तो बारिश के बाद जब ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, तो आप कहते हो वाह मजा आ गया एकदम। वो मजा क्यों आया है, क्योंकि उस हवा ने आपके मन को तन को ताजा कर दिया, ताजगी से भर गया। वही बात इसने बताई है भी, वह अपनी इसमें क्या है, सुगंध और है भी, ठीक है, क्योंकि हिमालय पर्वत की ओर से आई है ना, तो उसमें चंदन की खुशबू है। चीजें क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो एक। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषता बताइए भी। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने लिख रखा है वैसे कोई भी स्थान आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने लिखा वही लेंगे। आप बताएंगे मैं भारत के हरियाणा राज्य के, या फिर मैं भारत के पंजाब राज्य के, मैं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से, ठीक है, या फिर आपका जो भी राज्य है उस राज्य का नाम आप लिख सकते हैं और आपके जिले का नाम आप लिख सकते हैं। मुझे यह स्थान बहुत अच्छा लगता है, आप जहां रहते हैं वो स्थान हर किसी को अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ की जलवायु गर्म है तो गर्म लिख देना, ठंडा मौसम रहता तो ठंडी लिख देना, यहाँ खेती अधिक होती है, यहाँ के लोग सरल और मेहनती हैं, ये तो आप भी बताएंगे नहीं कि जैसे आपको ये लाइन लिख सकते हैं, खान पान लिख देना कि यहाँ का खान पान लोग क्या आपका भोजन है, और यहाँ आसपास कई धार्मिक स्थान भी हैं, धार्मिक स्थान कोई मंदिर हो आप उस मंदिर का नाम लिख सकते हैं। यहाँ की प्रकृति और वातावरण शांत और सुंदर है। बस आपको क्या करना है, जिले का नाम चेंज करना, अपने गांव का नाम लिख देना, ठीक है, जो भी आपके आसपास जो लगता है, खान पान लिखना आपको, अपनी फसल क्या बोलते हैं वो लिखना है, धार्मिक स्थान हो वो लिखना है, ठीक है, यहाँ के लोग मेहनती हैं। चीजें क्लियर आपकी, लिख दोगे, कोई डाउट नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप ऐसे का ऐसा लिखना चाहते हैं तो। बस आपको क्या करना है, अपना राज्य और अपना जिला चेंज कर देना भी। अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए भी, उसकी कौन सी विशेषता आपको अच्छी लगती है भी। अपने परिवार का कोई सदस्य के बारे में आप लिख सकते हैं, अपने मित्र के बारे में आप लिख सकते हैं। तो इसने कहा कि मेरे परिवार में जो मेरी माता जी हैं वो सबसे अधिक प्रिय हैं भी। आपको अगर अपने पापा जी प्रिय हैं तो अपने पिताजी का लिख दीजिए, भाई है तो भाई का नाम लिख दीजिए, ठीक है, बहन है तो बहन का नाम लिख दीजिए, ठीक है। और उनकी कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है, वे बहुत मेहनती और दयालु और स्नेही मतलब प्यार करने वाली है, वे हमेशा मेरी पढ़ाई में मदद करती हैं और मुझे सही मार्ग दिखाती है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, वे सभी का ध्यान रखती है, उनकी ये सभी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आपके मित्र के बारे में लिख सकते हैं कि मेरा ये दोस्त है, कि मेरे साथ स्कूल में जाता है, ठीक है, ये कभी झूठ नहीं बोलता, अपने माता पिता का कहना मानता है। अगली बात आप उसमें, ये मेरे स्कूल जब कोई भी पर्सन मुझे समझ में नहीं आता तो ये मेरी पढ़ाई में मदद करता है। तो इस प्रकार ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो हमारे पीडीएफ की दृष्टि से थे, जो आपको कॉपी में लिखने हैं, वो मैंने लिखवा दिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट जरूर करना। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर, क्योंकि एक्सरसाइज भी जरूरी है ना। तो आप देखिए कि रिवीजन करवा रहा हूं और आपको सारे क्वेश्चन के आंसर याद मिलेंगे, अब आपको दोबारा कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भी। तो चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ, जहां हम रिवीजन अब करेंगे भी। 10 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी भी। ये आपकी पोइम है मातृभूमि, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं। तो चलिए आते हैं इसकी एक्सरसाइज की ओर। अब आ जाओ यहाँ से, जो हमने याद किया जल्दी से 5 मिनट के अंदर मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है, तो हिंद महासागर के लिए सिंधु शब्द आया है, तो ये आप कर देंगे भी, अब लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से किसकी प्रशंसा की गई है, तो आपको पता है कि इसमें जो आपकी प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है भी, ठीक है। कई अध्यापकगण ने भारत की प्रशंसा की गई है, ये भी लिखवा दिया होगा, ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए, कारण बताइए कि आपने ये उत्तरी क्यों चुने। हमने बताया था ना, क्योंकि सिंधु शब्द समुद्र के लिए प्रयोग हुआ है और हिंद महासागर क्या है, समुद्र है।
दूसरा कि आपको भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना क्यों की गई है, क्योंकि कविता में जो मूल रूप से किसके बारे में बताया गया है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में ज्यादा बताया गया, महापुरुषों के बारे में बताया गया है, लेकिन जो ज्यादा ध्यान है वो आपका क्या है, प्राकृतिक सुंदरता की ओर है। चीजें क्लियर आपकी। अभी ये आपका मिलान है ये और मैं आपको करवा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट न बचे भी। एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपके 10 के 10 ये हो जाएगी। सबसे पहले हिमालय पर्वत भी, हिमालय पर्वत के हिमालय है, हिमालय क्या है, एक पर्वत की श्रृंखला है। पर्वत तो होता है आपका एक इस प्रकार से, लेकिन हिमालय क्या है, एक श्रृंखला है इस प्रकार से भी, पहाड़ों की एक लंबी चैन जिसको बोलते हैं ना लंबी, तो उस प्रकार से एक श्रृंखला है। तो इसका कौन सा आएगा कि भारत की उत्तरी सीमा पे, मैंने आपको पोएम समझाई थी ना, उस टाइम आपको बताया भी था कि यहाँ भारत की उत्तर दिशा में क्या है, ये हिमालय पर्वत है। तो ये आपका पहले का है 10वां भी, इस प्रकार से मैच में करवा रहा हूँ। त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम भी मैंने आपको बताया था, ये रहा आपका 3 नदियों का संगम। 4 नंबर पे कौन कौन सी नदी है आपकी, गंगा, यमुना और सरस्वती। मल्ल पवन आपको बताया था, ये रहा दक्षिणी भारत के मल्ल पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु नंबर 6। सिंधु, सिंधु क्या बताया था आपको कि आपका समुद्र है ना, तो क्या आपका समुद्र है, ये रहा नंबर 8, सिंधु एक समुद्र। गंगा यमुना क्या है, भारत की प्रसिद्ध नदियां नंबर 3। रघुपति क्या है, आपके श्री भगवान रामचंद्र का एक नाम है भी, ठीक है। ये रहा दशरथ के पुत्र रामचंद्र का एक नाम, ये आपके 5। श्री कृष्ण क्या कौन है अभी, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। देखिए जो वसुदेव है ना, ध्यान से देखना, एक तो है आपका वसुदेव, क्या है वसुदेव, और एक है नाम आपका वासुदेव। तो जो वासुदेव नाम है वो श्री कृष्ण का नाम है, और जो वसुदेव है वो उनके पिता का नाम है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, नंबर 2 श्री कृष्ण। सीता भी, तो जो सीता के पिता का नाम था, माता सीता के पिता का नाम था वो था जनक, और इनके कारण जनक, पिता का नाम जनक होने के कारण माता सीता को क्या कहा जाता था, जानकी। क्या कहा जाता था, जानकी। तो ये आपका नंबर 9 हो गया, जनक की पुत्री जानकी कौन है, माता सीता। 8 गीता, आपको मैंने बताया था एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में होते, मैंने बताया था ना, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में प्रश्न उत्तर हुए थे किस विषय को लेकर, वो सारे क्या है आपके गीता का ज्ञान है। आपका नंबर ये 7। गौतम बुद्ध भी एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, मतलब जिसने बौद्ध धर्म स्टार्ट किया। तो ये आपका नंबर 1। कोई डाउट हो तो इसमें बताइए भी। सारे समझ में आ गए, लिख लेंगे। थोड़ा सा छोटा दिख रहा है ये, लेकिन आपके सामने बुक रखिए तो ये देखिए आपका सारे मैंने बोल बोल के बता दिए, जब आप बुक में से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भी। वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना भी। अभी ये देखिए भी, कविता में कुछ पंक्तियां दी गई है और इनका अर्थ बताना आपको क्या है भी, ठीक है। तो इसने बताया है कि वह युद्ध भूमि, मेरी युद्ध भूमि मतलब कि इस भूमि पे बहुत से महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, जैसे आपका ये महाभारत का युद्ध हुआ है, आगे चल के और भी पानीपत के, जो आपने इतिहास में पढ़े, आपकी इतिहास की बुक में भारत भूमि पर बहुत सारे क्या हुए, महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, इसलिए इसको युद्ध भूमि कहा गया, बुद्ध भूमि, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे क्या जन्म लिया और यहाँ पर क्या है अपने ज्ञान का प्रसार किया, इसलिए बुद्ध भूमि कहा गया है। मातृभूमि, क्योंकि हम इसे अपनी माता के समान समझते हैं, इसलिए इसको मातृभूमि कहते हैं। और जन्मभूमि, क्योंकि इस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, इसलिए इसको जन्मभूमि कहते हैं। कोयल कहाँ रहती है, अब जल्दी से बताइए भी, आम के बागों में। तन मन कौन संवारती है, मल्ल पवन या सुगंधित पवन, हमने याद कर चुके ना। झरने कहाँ झरते हैं, आपके पहाड़ों से। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, गीता का उपदेश। गौतम ने किसका यश बढ़ाया, भारत का। कहाँ कहाँ छटा छह रही है, ठीक है, पग पग पर भी, मतलब हर जगह छटा छह रही है। इसका ये आंसर आपका आ जाएगा। किसका पानी लहर रहा है, नदियों का पानी लहर रहा है। अब याद है ना आपको सारी चीजें। चलो अब ये आपका एक मिलान और आ गया। तो ये देखिए, वह जन्मभूमि वह मेरी मातृभूमि, जब कविता में मैंने आपको बताया था जन्मभूमि वो होती है जहां जन्म लिया है, और मातृभूमि जिसे आप माता के समान समझते हैं भी। तो इसको तो मैच कर दोगे आप बड़े आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नंबर 1
ये रहा आपका नंबर 1, इसके साथ मैच होगा। ठीक है, कि मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, जन्मभूमि, वह भूमि मेरी माँ के समान है, मातृभूमि। चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, कविता जब मैंने पढ़ाई थी उसको याद कीजिए। मैंने बताया था चिड़िया क्यों चहक रही, क्योंकि चिड़िया को जलवायु बहुत ज्यादा पसंद है, मौसम बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए जो अलग अलग जीव जंतु वो सारे चहक रहे हैं। ये रहा जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी चहक रही है। आपका हो गया नंबर 2 का। अमराइया घने मतलब आम के घने बाग है। उद्यान क्या होता है, आम के बाग ही होता है। ठीक है, जिन्हें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। ये आपका नंबर 3 हो गया। मैच हो गए, कोई डाउट नहीं आपको? चलो, कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी, जल्दी बताइए। कि कोयल खुशी से अपने साथियों को मीठे स्वर में पुकार रही होगी। एक ही लाइन में हमने तीनों के आंसर दे दिए। आपको याद है या भूल गए? अभी तो रिवाइज करवा था। ठीक है, पवन किसका तन मन संवारती है, यह कैसे करती है? जो पवन है सभी जीव जंतुओं का तन मन संवारती है, क्योंकि वो अपनी ठंडक से और सुगंध से सभी के तन मन को ताजगी से भर देती है। आपको आगे बात समझ दोनों की? वह यह कैसे करती है? वह अपनी सुगंध और ठंडक और ताजगी से सभी के तन मन को ताजा कर देती है, या फिर ताजगी से भर देती है। तो यहाँ पे देखिए भी, अब इन शब्दों के आपको अर्थ बताने हैं भी। तो यहाँ पे सिर्फ घर घर का मतलब प्रत्येक घर में या हर घर में। बाल बाल मतलब होता है थोड़ा सा बचना, हम नहीं बोलते क्या कि बाल बाल बच गया अभी। सांस सांस मतलब प्रत्येक सांस। देश देश मतलब हर देश। पर्वत पर्वत मतलब हर पर्वत, मतलब एक अलग है कि ये थोड़ा सा परिवर्तन भी। ठीक है, थोड़ा सा बचना वो आपका क्या होता है, बाल बाल भी। ठीक है, थोड़ा सा आपका गैप रहना भी। ठीक है, तो वो होता है आपका बाल बाल। बाकी सबका हर घर, हर सांस, हर देश, हर पर्वत भी। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका। यहाँ आपको शब्द बनाने हैं। क्या बनाने हैं? शब्द बनाने। भूमि आपको पीछे लगाना है और ये शब्द आपको बनाने, जैसे आपका तप भूमि, तपस्या की भूमि। देवभूमि, देवताओं की भूमि। भारत भूमि, भारत देश की भूमि। जन्म भूमि, जहां आपने जन्म लिया। कर्म भूमि, जहां आप अपने जीवन में कर्म करते हो, मतलब कर्तव्यों का पालन करते हो, कर्तव्य भूमि। इसी प्रकार मरुभूमि, मल्ल भूमि, मल्ल भूमि, यज्ञ भूमि। इस प्रकार आपको सिर्फ क्या बनाना है, ये 6 शब्द बनाने हैं भी, और 6 के अर्थ लिखने हैं। आप लिख दोगे, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए भी। अभी कहता है कि नीचे दी पंक्तियों को पढ़िए, इसमें दया और दिया 2 शब्द हैं, तो इसने कहा कि आगे पढ़िए भी, यहां मैं आपको समझाता हूं। ये कहता है कि दया और दिया है ना, तो इसमें सिर्फ एक मात्रा का अंतर है। तो आपको एक मात्रा के अंतर में ऐसे और शब्द लिखने हैं कि एक मात्रा का अंतर हो और जिसका मतलब हो बदल जाए। जैसे आपको दे दिया घड़ा और घड़ी, तो इस प्रकार मैं आपको लिखता हूं, एक तो लिख देता हूं घंटा। ठीक है, और एक लिख दी मैंने घंटी। दोनों में अंतर है या नहीं भी? बताइए। एक लिख दिया मैंने पान और एक लिख दिया मैंने पानी। तो इस प्रकार आप और भी शब्द लिख सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, एक लिख दिया मैंने जन। जन मतलब होता है आदमी। जान, जान मतलब प्राण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको और शब्द लिखने जिसमें एक मात्रा का अंतर हो। तो मैंने 4 लिखवा दी, इतने आपके लिए काफी है, और आप खुद से लिख सकते हैं भी। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषता बताइए। ये मैंने आपको लिखवा दिया था कि भारत के आप कौन से जिले में रहते हो, स्थान कैसा, लोग कैसे हैं, खान पान कैसा, कौन सी फसलें होती हैं, और वहां का मौसम कैसे होता है, ये आपको लिखना है। अपने परिवार के सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, ये भी मैंने आपको लिखवा दिया कि कौन सा सदस्य आपको किस प्रकार लगता है। अपने परिवार में कोई सदस्य उठा लीजिए, आपके भाई बहन का नाम लिख दीजिए, अपने माता पिता में से, या फिर आपका कोई मित्र है उसके बारे में आप इसमें बता दीजिए भी। ये देखिए, अब यहाँ पे यंत्र दिए हुए हैं इस बॉक्स में, और उस यंत्रों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं भी। ठीक है, तो कितने यंत्र हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यंत्र है। तो आपको 8 यंत्र यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं कि कौन कौन से वो 8 यंत्र इस पहेली में दिए गए हैं, ताकि आपको यहाँ नीचे आप फिलअप कर देंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं।
खुद से या फिर ये करवाने पड़ेंगे भी? बताइए आप मुझे। चलो इनमें ढूंढना है हमें भी। ढूंढ दें अब 8 के 8। तो चलो भी बढ़ तो आप लेंगे नीचे जो ऑप्शन दिए गए पहला अक्षर देखना भी। तो एक आपका ये हो गया अभी शहनाई भी एक, बांसुरी दो। मैं लिख देता हूं एक आपका दो। और कौन सा आपका देखिए जल्दी से। एक आपका बंकोरा भी तीन, एक आपका शंख चार, एक आपका बीन पांच, एक आपका सिंगी छह, और एक आपका ये नाद स्वर सात, और एक आपका कौन सा हो गया एक ही आपका अलगोजा भी आठ। आठ के आठ करवा दिया आपको। कोई भी डाउट हो तो आप अब यहाँ इनमें से भर देना कि यहाँ आपको पहला अक्षर दिया अलगोजा आपका बीन है बांसुरी है सिंगी है आपकी स्वर्नाद है नाद स्वर है बंगोरा है शंख है। इस ऐसे आपका क्या बन रहा था सहनाई भी। सॉरी यहाँ पे क्या आना था सहनाई आना था। आपकी एक्सरसाइज से लेके टोटल मैंने आपको करवा दिया अच्छी तरह से कवर। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे और अच्छी तरह से याद भी हो गए होंगे। इसी प्रकार हम सभी अध्याय के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मिलेंगे अगले लेसन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।